गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 23 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 23 दिसंबर की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले महिलाओं के लिए विवाह को आयु बढ़ाने संबंधी जो विधेयक है उसको स्थायी समिति के पास में भेज दिया गया है। इस एक्ट के बारे में, ये जो संशोधन बिल लोकसभा के अंदर रखा गया है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया है। आप वीडियो रोक के ये टाइमलाइन जरूर देख लेना। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जेटली की अध्यक्षता के अंदर एक टास्क फोर्स गठित की गई थी जिसने ये सिफारिश की थी कि महिलाओं की जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष पुरुषों के समान की जाए। यानी विवाह की जो आयु है वो पुरुष और महिला के अंदर एकरूपता होनी चाहिए आयु के अंदर। तो उसी को लेके संसद के अंदर चाइल्ड मैरिज प्रोविशन अमेंडमेंट बिल 2021 रखा गया था और इसके अंदर ये एज बढ़ाई जाएगी। ये चीज़ याद रखिए। और ये जो एक्ट है, ये जो सिविल एक्ट है, 7 से 8 जो विवाह से संबंधित एक्ट वगैरह हैं, जैसे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो गया, ये 7 से 8 एक्ट हैं, इनमें संशोधन भी इसी बिल के माध्यम से किया जाएगा। और यदि कोई, इसमें यह भी प्रोविज़न किया गया है, यदि कोई 21 साल से कम उम्र के अंदर शादी वगैरह कर लेता है तो उसको पहले जहाँ 2 साल की सज़ा का प्रावधान था उसको बढ़ा के 5 साल किया जाएगा। और नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जब ये बिल वगैरह पास हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति से, दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति से जब अनुमति वगैरह मिल जाएगी तो ये बिल अनुमति मिलने के 2 साल बाद में लागू होगा। कौन सा बिल? जो महिलाओं की आयु से संबंधित जो बिल है, ये 2 साल। तो ये आप टाइमलाइन जरूर देख लेना न्यूज़पेपर की। अब आपको स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये जो बिल है लोकसभा के अंदर रखा गया था लेकिन एक स्थायी समिति के पास में इसको भेजा गया है। तो अब जानते हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। दोस्तों, ये जो स्टैंडिंग कमेटी के पास में जो भेजा गया है, ये इस बिल की समीक्षा करने के लिए इसको भेजा गया है। स्थायी समितियां दोस्तों 2 प्रकार की होती है। जो संसद है उसके अंदर स्थायी समितियां होती है, वो 2 प्रकार की होती है। वैसे तो स्थायी और तदर्थ समिति होती है। स्थायी समिति होती है वो एक साल के लिए संसद के अंतर्गत समितियां गठित की जाती है, जबकि जो तदर्थ समिति होती है वो विशेष प्रयास, तदर्थ याद रखना आप, तदर्थ। ये समितियां दोस्तों एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वगैरह पे डिस्कस वगैरह करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए गठित की जाती है। ये जांच समितियां भी होती है, कोई भी मामला हुआ उसकी जांच की, वो रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसका काम खत्म हो गया। तो ये तदर्थ समितियां होती है जो विशिष्ट प्रायोजन के लिए गठित की जाती है। जबकि जो स्थायी समितियां होती है वो संसद के अंदर अभी फिलहाल 2 प्रकार की है। पहली तो वित्तीय समितियां याद रखिए, दूसरा जो विभाग संबंधित समितियां हैं वो स्थायी समितियां। स्थायी समितियां संसद के अंदर 2 है, एक तो वित्तीय समितियां, दूसरा विभाग। अब आपको वित्तीय जो समितियां होती है दोस्तों वो सबसे शक्तिशाली होती है। अभी संसद के अंदर 3 वित्तीय समितियां कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्रांकलन समिति जो संसद की सबसे बड़ी समिति है, और सरकारी उपक्रमों संबंधित, ये तीनों की तीनों वित्तीय स्थायी समिति है संसद की और सबसे शक्तिशाली समिति के अंदर श्रेणी में आती है। जबकि जो तदर्थ समितियां होती है स्थायी समितियों के अलावा, वो कोई विशिष्ट प्रायोजन के लिए गठित की जाती है। आप याद रखना दोस्तों, संसद के अंदर ये जो समितियां गठित की जाती है उसके लिए संविधान के अंदर भी प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 105 है ना दोस्तों, उसके अंदर ये बोला गया है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। तो संसद के सदस्यों के साथ साथ समितियों को भी विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के अंतर्गत मिलता है। साथ साथ में आर्टिकल 118 के अंतर्गत संसद की प्रक्रिया और कार्रवाई का संचालन करने के लिए नियम बनाने की संसद की शक्ति भी आर्टिकल 118 के अंतर्गत है, जहाँ भी कमेटियों से रिलेटेड कोई रूल वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो दोनों आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118। ठीक है। ये वित्तीय समितियों के अलावा जो विभागीय समितियां होती है दोस्तों, वो 24 समितियां हैं। अभी संसद के अंदर विभागों से संबंधित जो स्थायी समिति है वो कितनी है? याद रखना, 24। जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर इसका जो विभागों से संबंधित स्थायी समिति, यानी भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय वगैरह हैं वो सारे के सारे इन स्थायी समितियों के दायरे के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और उनसे रिलेटेड कोई, जैसे मंत्रालय से रिलेटेड कोई कानून हो गया उसकी समीक्षा करना, मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी जो धन वगैरह की जो मांग वगैरह रहती है, ठीक है, उसका समीक्षा वगैरह करना, उसकी प्रांकलन वगैरह है उसकी समीक्षा करना, जो मंत्रालय का विजन वगैरह रहता है 1 साल का तो उसकी समीक्षा करना,
उसके बारे में डिस्कस करना, तो ये सारे विभाग से संबंधित स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। और 2004 के अंदर पहले दोस्तों इसमें सदस्य की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन 2004 से विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ होती है वो 1 साल के लिए गठित की जाती है और प्रत्येक विभागीय समिति के अंदर 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं विभागीय समिति के अंदर? 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। तो 31 सदस्य होते हैं प्रत्येक विभागीय समिति के अंदर। और विभागीय समितियाँ कितनी है? 24 है। और जो सदस्य रहते हैं, जैसे लोकसभा के 21 सदस्य हैं, वो लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं, जैसे ओम बिरला है अभी, उनके द्वारा 1 साल के लिए इन समितियों के अंदर सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये चीज़ याद रखने। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ये विभागीय समितियाँ रहती है। और जो स्थायी समिति रहती है, एक दोस्तों इनसे जो बिल से संबंधित रहती है, दोनों स्थायी समिति दोनों क्या नाम है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से भी गठित की जाती है। कोई स्पेसिफिक बिल वगैरह रहती है तो उस पर गठित किया जाता है। और ये जो बिल है विवाह से संबंधित, ये उसको ढंग से जांच पड़ताल करने के लिए, उसके सारे जो रिप्रिकॉशंस वगैरह रहते हैं उसको ढंग से संसदीय जो भी कानून वगैरह हैं उसको डीपली एकदम एनालाइज करने के लिए संसद के द्वारा इसको स्थायी समिति के पास सौंपा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य एक बेलगावी सीमा विवाद के बारे में बात करते हैं। अभी वापिस उठा है, लगातार क्या है कि बार बार क्या है कि उठ रहा है। थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि बेलगावी कहाँ पड़ता है। ये दोस्तों बेलगावी है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के पास में ये बेलगावी है। इसको लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद बार बार क्या है कि लगातार सामने आता है। तो आइए अपन इसको बैकग्राउंड के साथ बात करते हैं। सबसे पहले जब क्या बात है दोस्तों, 1956 के अंदर भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग जो एस के धर की अध्यक्षता के अंदर, नहीं सॉरी फजल अली की अध्यक्षता के अंदर राज्य पुनर्गठन जो आयोग गठित किया गया था, उसकी सिफारिशों के आधार पे 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में अंतर्राज्यीय विवाद है वो बार बार उठ रहा है। दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए, ये जो बेलगावी था मामला इसलिए है कि पहले क्या था दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बहुभाषी प्रांत था और उसमें बहुत सारे क्या है कि राज्य, ब्रिटिश काल के दौरान क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा बड़ा एक तरह से प्रांत था। उसमें गुजरात शामिल था, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत हिस्सा शामिल था। और कर्नाटक राज्य के जो बीजापुर हो गया, बेलगावी हो गया, धारवाड़ जो क्षेत्र है, उत्तरी कन्नड़ वगैरह, ये सारा का सारा उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर शामिल किया गया था। बाद में इस बॉम्बे का नाम चेंज करके महाराष्ट्र रखा गया था और गुजरात को भी अलग किया गया था। तो उस टाइम क्या है कि ब्रिटिश काल के दौरान ये कर्नाटक राज्य के ये जो बीजापुर हो गया, बेलगावी वगैरह हो गया, ये सारे के सारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भाग थे। ये चीज़ याद रखिए। जब भाषाओं के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर जब पुनर्गठन किया गया था, और जो बेलगावी जिसको लेके दोनों राज्यों के बीच में विवाद है, उसका नगर निकाय था, नगर निगम था, उसने ये बोला था कि हमें महाराष्ट्र के अंदर शामिल किया जाए 1956 के आसपास। किसने? बेलगावी नगर निगम ने। फिर लेकिन जो पुनर्गठन आयोग था, भाषा और प्रशासनिक आधार पर जो पुनर्गठन आयोग था, उसने है ना दोस्तों 1956 के अंदर बेलगाम को और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके 10 तालुकाज वगैरह था, उनको तत्कालीन मैसूर राज्य के अंदर, जो मैसूर का नाम पहले, कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, जो 1973 के अंदर अलग नाम बदला गया था। तो 1956 के अंदर आयोग के द्वारा जो बेलगाम हो गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 10 तालुके वगैरह और थे, उनको भी क्या है मैसूर के अंदर शामिल कर दिया। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों 50% के आसपास उस टाइम ये जो एरिया था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 10 तालुके वगैरह और क्या है कि जो बेलगाम था, वहाँ पे कन्नड़ भाषी लोग रहते थे। तो इसलिए क्या है कि इसको मैसूर के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा शामिल कर दिया गया। फिर दोस्तों ये हुआ, लगातार क्या है कि इस गठन के बाद में क्या है कि विरोध वगैरह होता रहा। और मैसूर में जब शामिल किया गया या कर्नाटक में जब शामिल किया गया, तो जो विरोध वगैरह करने वाले थे, उनका कहना ये था कि इस क्षेत्र के अंदर जो मराठी भाषाओं की संख्या थी वो 1956 में यहाँ रहने वाले कन्नड़ भाषियों से अधिक हो गई थी। यानी उस टाइम इन्होंने गलत किया था, राज्य पुनर्गठन आयोग ने गलत किया था, क्योंकि 1956 के अंदर वहाँ पे कन्नड़ भाषी लोग नहीं रहते थे, वहाँ पे
मराठा भाषी लोग ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उनको मैसूर के अंदर शामिल किया गया था। तो फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह इनकी दखल वगैरह हुई और फिर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के अंदर 1966 में महाजन कमीशन गठित किया गया। आप याद रखना, महाजन कमीशन किससे संबंधित है, तो याद रखना महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगावी राज्य विवाद से संबंधित है दोस्तों। तो इस महाजन जो मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर इसने रिपोर्ट दी और इसमें ये बोला कि 264 गांव हैं उनको महाराष्ट्र के अंदर स्थानांतरित किया जाए और बेलगांव और 277 गांव है, 47 गांव हैं वो कर्नाटक के अंदर, यानी बेलगांव जो अभी जिसको लेके विवाद चल रहा है उसको भी अभी कर्नाटक के अंदर ही रहने दिया जाए और महाराष्ट्र के अंदर 264 गांव हैं उनको शामिल किया जाए, जबकि जो बेलगांव के आसपास जो तटवर्ती जो क्षेत्र है उनको कर्नाटक के अंदर रखा जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट वगैरह है वो अतार्किक मानते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। और जबकि कर्नाटक सहमत है क्योंकि कर्नाटक को बेलगावी मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र है उसको वो चाहता है कि बेलगावी है उस पर कब्जा वगैरह हक वगैरह है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो ये विवाद चल रहा है दोनों राज्यों के बीच में और बार बार क्या है कि स्टेटमेंट वगैरह भी दिए जा रहे हैं। तो लगातार ये मामला मराठा और कन्नड़ के बीच में तुल पकड़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, मुझे उम्मीद है कि मैंने बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस किया। नेक्स्ट दोस्तों मेकाधातु विवाद के बारे में बात करते हैं। मेकाधातु जो विवाद है दोस्तों, तो सबसे पहले तो याद रखिए ये मेकाधातु जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी नदी पे है और ये सुर्खियों के अंदर इसलिए है कि तमिलनाडु के द्वारा मेकाधातु में कावेरी नदी पर कर्नाटक के द्वारा जो बनाया जाने वाला जो बांध है, ये कर्नाटक के द्वारा एक बांध बनाया जा रहा है जिसकी प्रोजेक्ट को लेके जो डीपीआर रहती है यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो कावेरी के लिए जो एक जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है उसके अंदर कर्नाटक के द्वारा बार बार इस प्रोजेक्ट को बनाने को लेके एक डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रख रहा है, लेकिन तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उस रिपोर्ट को अनुमति नहीं दी जा रही। जबकि क्योंकि कर्नाटक ये चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो बनाया ना जाए, जबकि कर्नाटक चाहता है इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, जबकि तमिलनाडु कह के लगातार इसका विरोध कर रहा है। और केंद्र सरकार ने भी सीधा सा बोल दिया है कि यदि ये परियोजना आपको बनानी है तो आपको कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है उससे अनुमति लेना आवश्यक है। जब तक आप जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है उससे अनुमति वगैरह नहीं लेते तब तक ये प्रोजेक्ट है उसको फाइनल नहीं किया जा सकता। तो ये मामला था दोस्तों। और कावेरी जो जल विवाद था वो 4 राज्यों के बीच में था, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्य प्लस क्या है कि 1990 के अंदर ये कावेरी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1990 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कावेरी जल विवाद हुआ था। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस टाइम 1990 के अंदर कावेरी जल से संबंधित निपटारे को लेके निर्णय भी दिया था, जिसमें अलग अलग डिसाइड कर दिया गया था कि जैसे तमिलनाडु है उसको 493 टीएमसी टोटल मेट्रिक टन है वो पानी वगैरह मिलेगा। केरल है उसको 30 मेट्रिक टन क्या है टोटल टीएमसी पानी मिलेगा। और ऐसे पुदुचेरी के लिए सब के लिए क्या कि डिसाइड कर दिया था 1990 के अंदर। और 1990 के अंदर ही कावेरी जल का प्रबंधन करने को लेकर ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है वो गठित की गई थी। और इसमें ये कर्नाटक के द्वारा इस प्रोजेक्ट की अनुमति लेने के लिए बार बार रख रहा है, लेकिन तमिलनाडु के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आइए दोस्तों थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ये टाइमलाइन वगैरह है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 2000 के अंदर इसका सपना सोचा गया था कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए और अभी लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रयास ही हो रहा है एक तरह से क्या कि। आइए थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है जो जल और विद्युत परियोजना एक तरह से। और इस परियोजना को निर्माण कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास में इसको एक बैलेंसिंग रिजर्वियर यानी संतुलन जलाशय के तौर पे इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर रामनगर जिले के अंदर कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसकी लागत है 9000 करोड़ रुपए, यानी 9000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसको कर्नाटक के द्वारा बनाए जाने का प्रयास कर रहा है। और यदि ये प्रोजेक्ट बन जाता है, यानी इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि बेंगलोर जो शहर है दोस्तों वो थोड़ा सा पानी का कमी की समस्या का सामना कर रहा है। तो बेंगलोर शहर और उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको पीने का पानी मिलने के साथ साथ
एक 75 टीएमसी का भंडारण और आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि कावेरी का जल है वो इतना इतना क्या है कि टीएमसी प्रत्येक राज्य वगैरह उपयोग करेंगे, लेकिन कर्नाटक चाहता है कि बेंगलोर राज्य शहर के लिए और उसके आसपास क्षेत्र के लिए 75 क्या कि टीएमसी है उस पानी का भंडार किया जाए और आपूर्ति के लिए एक बांध का निर्माण किया जाए, जो तमिलनाडु चाहता नहीं। ठीक है, और इस परियोजना के माध्यम से दोस्तों, क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का भी प्रस्ताव दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। नासा के द्वारा ये बोला गया है कि 24 दिसंबर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। ये जो स्पेस टेलीस्कोप है वो 3 दशकों से कार्यरत हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ये भी नासा की टेलीस्कोप थी जो तीन दशक यानी 30 सालों से काम कर रही है अंतरिक्ष के अंदर, और इसका स्थान लेने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3 एजेंसियों की संयुक्त उपक्रम है, याद रखना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये 3 देश की अंतरिक्ष एजेंसियाँ कौन कौन सी? नासा जो यूएसए की है, कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इन तीनों एजेंसियों के द्वारा मिलके इस स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। और इस टेलीस्कोप के बारे में बताता हूँ दोस्तों, ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, अंतरिक्ष में परिक्रमा करती रहेगी। 570 किलोमीटर ऊपर है ना, पृथ्वी के चारों ओर ये ऑब्जर्वेटरी है वो परिक्रमा करती रहेगी। ठीक है, और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो अभी रिटायरमेंट उसका हो रहा है, उसी की तरह उसकी जो भी कार्य वगैरह कर रही थी वो, और खोजों का जो विस्तार वगैरह है उसके कार्य है उसको संभालेगी और उसके खोजों को निरंतर आगे बढ़ाएगी दोस्तों। तो ये काम करेगी कौन सी? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये एक लंबी तरंगदैर्घ्य कवरेज और बहुत ही बेहतर संवेदनशीलता के साथ में ये इस तरह देख सकते हो, इसमें मिरर वगैरह लगे हुए। ये यान है जो अंतरिक्ष में घूमेगा, इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हुए, प्राइमरी मिरर लगा है, सेकेंडरी मिरर वगैरह लगा है। तो ये चीज़ आप चित्र देख सकते हो दोस्तों। और इसके अंदर 6.5 मीटर का यानी 6.5 मीटर का प्राथमिक दर्पण युक्त एक बड़ी अवरक्त दूरबीन रहेगी, जो बिग बैंग जो घटना हुई थी उसके पश्चात होने वाले जो भी तारे वगैरह हो गए, आकाशगंगा हो गए, उनकी खोज करना हो गया, और तारों और ग्रह के चारों ओर जो भी परिवेश वगैरह है, वातावरण वगैरह है, उसका अध्ययन करने का काम ये करेगी। और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है उसके जो भी कार्य थे 3 दशक के अंदर, उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएगी। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, इसको एक अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा और नासा ने घोषणा कर दी। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों, एल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल कछुआ के बारे में बात करते हैं। ये कछुआ है दोस्तों जिसके बारे में न्यूज आई है, ये देख सकते हो, पीला इसका कलर है, इसका पीला है। ठीक है, मैंने नहीं किया है एडिटिंग करके। ठीक है, तो इसका कलर ही पीला है। और एल्बिनो इंडियन फ्लैप सेल इस कछुए का नाम है। इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या न्यूज है, क्यों सुर्खियों के अंदर दोस्तों। हाल ही के अंदर तेलंगाना के निजामाबाद के अंदर एक जंगल है दोस्तों, सिरनापल्ली, जिसका नाम याद रखनी जरूर, बस आप याद रखिए, तेलंगाना के अंदर वहाँ पे पर्वतारोहियों के द्वारा इस एल्बिनो इंडियन फ्लैपसील कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति खोज की गई थी, देखा गया था इस प्रजाति को, ये एक दुर्लभ प्रजाति है और इसको देखा गया था दोस्तों। कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी, नाम आप इसका याद रखिए दोस्तों। ये आमतौर पे दोस्तों जो साउथ एशिया है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, वहीं पे ये दक्षिण एशियाई देशों के अंदर ये पाई जाती है, लेकिन भारत के अंदर ये दुर्लभ तौर पे है और इसको अभी देखा गया था। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, जबकि साइट वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये याद रखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। ये तेलंगाना के अंदर खोज किया गया था, जिसका नाम है अल्बिनो इंडियन फ्लैपसेल कछुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ था आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी का धन्यवाद।